हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लास के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे जनन तंत्र के बारे में और जनन तंत्र में हमने नर जनन तंत्र को पढ़ लिया था। नर जनन तंत्र को 3 भागों में बांट कर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग, साथ में हमने नर जनन ग्रंथियां भी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने है मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते आ रहे हैं। तो देखिए आपके सामने चित्र है मादा जनन तंत्र का। तो इसमें इसके जो प्रमुख भाग है मादा जनन तंत्र के, कौन कौन से भाग है कि पहला भाग है अंडाशय। पहला भाग कौन सा है? अंडाशय है। एक मिनट, अंडाशय चित्र में देखिए आप, ये है अंडाशय। कितनी संख्या दिखाई दे रही है हमें? 2। तो मादा जनन तंत्र में अंडाशयों की संख्या होती है 2। कौन कौन से? एक है दाया अंडाशय और एक है बाया अंडाशय। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर सेकंड है फैलोपियन ट्यूब, जिसे डिंब वाहिनी बोलते हैं, साथ में जिसको अंडवाहिनी भी कहा जाता है। अंडवाहिनी, वाहिनी मतलब ले जाने वाली, किसको? अंडों को। जो अंडों को लेकर जाती है उसी कहते हैं अंडवाहिनी, और इसी के नाम है फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी और अंडवाहिनी। देखिए आप अंडवाहिनी, यहाँ पर जो अंडवाहिनी है इसके हमें देखने को मिलेंगे 3 भाग। ये देखिए फैलोपियन ट्यूब, ये वाली कितनी होती है संख्या में? ये भी होती है 2 होती है। इस फैलोपियन ट्यूब के हम 3 भाग पढ़ने वाले हैं। पहला भाग होता है इम्फंडिबुलम। पहला भाग कौन सा? इम्फंडिबुलम है, जो फर्स्ट भाग है, जो ही अंडाणु को ग्रहण करता है। कहाँ से? अंडाशय से ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद में इम्फंडिबुलम के बाद जो सेकंड वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एम्प्यूला। ये वाला इसको बोलते हैं एम्प्यूला। ये जो फर्स्ट में अंगुली नुमा संरचना दिखाई दे रही है या फिर धागे नुमा संरचना होती है, ये होता है इम्फंडिबुलम। तीसरा इसका भाग है स्थिलम। स्थिलम मतलब जिसके लास्ट वाला जो भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं स्थिलम। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग है। नेक्स्ट आप देखिए गर्भाशय। गर्भाशय कितने होते हैं संख्या में? 1 ही होते हैं। इसका आकार हमें दिखाई दे रहा है उल्टी नाशपाती के समान, इसका आकार दिख रहा है। लास्ट का जो पार्ट है जिसे बोलते हैं योनि। योनि के द्वारा ही या योनि मार्ग से होकर ही शुक्राणु को ग्रहण किया जाता है। और एक है यहाँ पे ग्रीवा भाग। ये ग्रीवा क्या है? ग्रीवा को बोला जाता है सर्विक्स भाग। सर्विक्स वाला भाग है। कई महिलाओं में सर्विक्स में संक्रमण होने के कारण सर्विक्स का कैंसर भी देखने को मिलता है। तो उसके बारे में अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 अंडाशय। क्या होते हैं अंडाशय? हमने नर जनन तंत्र में देखा था वृषण, और वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ लिया था। इसी तरह जो नर युग्मक है उसका नाम क्या है? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक का नाम है अंडाणु। मादा युग्मक का नाम है अंडाणु, जो गतिशील नहीं रहते हैं। अंडाशय क्या है कि ये प्राथमिक या मुख्य जनन अंग है, महिलाओं का प्राथमिक मुख्य जनन अंग है। इसकी स्थिति भी कहाँ होती है? उदर गुहा में होती है, वो भी नीचे की ओर होती है। संख्या में कितने होते हैं अंडाशय? 2 होते हैं, दाया अंडाशय और बाया अंडाशय। क्या कार्य है इसका? तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है कि यहाँ पर बनते हैं अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में बनते हैं। दूसरा इसका कार्य है कि इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हमने नर में भी देखा था, नर में कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा था? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन हमने उसमें देखा था। तो ये है अंडाशय। नेक्स्ट देखिए आप फैलोपियन ट्यूब, जिसे डिंब वाहिनी और अंडवाहिनी भी कहा जाता है। तो ये भी संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। इसकी जो लंबाई हम देखें तो सामान्यतः 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और मैंने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। पहला वाला भाग कौन सा था? इम्फंडिबुलम, जो क्या करता है? ये करता है अंडाणु को ग्रहण करने का कार्य करता है। और अंडाणु जब बन जाएंगे तो अंडाणु को ग्रहण करेगा और उसको कहाँ पहुँचा देगा? अंडवाहिनी में पहुँचा देगा, अंदर की ओर। इस पर इसका जो आगे वाला भाग होता है उस पर इस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना भी होती है। इस पर? इम्फंडिबुलम पर अंगुली नुमा या धागे नुमा संरचना होती है, जिनको बोला जाता है फिब्रिया कहते हैं। दूसरा भाग है मध्य भाग, जिसका नाम क्या है? एम्प्यूला।
जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है आप वो देखो कि जो शुक्राणु है, नर युग्मक, नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु, यह है शुक्राणु। मादा युग्मक क्या है? अंडाणु, अंडाणु। जब दोनों का संलयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो दोनों का मिलना या संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जब हम निषेचन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि निषेचन भी दो प्रकार का होता है, पहला बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन। तो एम्प्यूला भाग में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंडवाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ पर होती है? एम्प्यूला में होती है। और लास्ट वाला भाग कौन सा है इसका? स्टिलम है, अंडवाहिनी का लास्ट भाग। नेक्स्ट है अपने पास गर्भाशय। गर्भाशय जिसे यूटेरस भी कहते हैं, संख्या में ये एक होता है। गर्भाशय की संख्या एक होती है, इसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। और हमें ये याद रखना है कि जो बच्चा भ्रूण कितने माह तक गर्भ में रहता है, कि 9 माह तक गर्भाशय में रहता है ये। और गर्भाशय की 3 परतें होती है, गर्भाशय 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहरी वाली जो परत होती है उसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम, जो इसके बीच वाली जो परत होती है उसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, और जो लास्ट की परत है उसे जो अंदर सबसे अंदर की जो अंदरूनी परत है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। नेक्स्ट हमने एक चित्र में देखा था कि जो भाग है सर्विक्स भाग, जिसको ग्रीवा बोलते हैं, निचला वाला जो भाग है उसे बोला जाता है सर्विक्स, और शुक्राणु को भी इसी भाग में ग्रहण किया जाता है। कई महिलाओं में सर्विक्स भाग में संक्रमण होने के कारण सर्विक्स का कैंसर या ग्रीवा का कैंसर भी इसमें हो जाता है। अंतिम भाग है जिसका नाम है योनि या वेजाइना। देखो योनि या वेजाइना, इसमें क्या होता है? इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। कौन सा? ग्लाइकोजन। क्या है ये ग्लाइकोजन? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देने का कार्य करता है, ग्लूकोज के रूप में संचित करता है। तो जो ग्लाइकोजन है इसकी कुछ मात्रा योनि में भी पाई जाती है। तो ग्लाइकोजन का संचय होता है कहाँ पर? योनि में होता है। और योनि में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। कौन से? लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही बनाने का कार्य भी करता है। जब हम अम्ल क्षारक लवण पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे लैक्टोबैसिलस क्या करता है? दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। उसी तरह जो योनि में ग्लाइकोजन है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसको किस में चेंज कर देंगे? लैक्टिक एसिड बना देंगे। एक एसिड बनाएंगे जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल बनाएंगे। और ये क्या करेगा लैक्टिक अम्ल? योनि मार्ग की बैक्टीरिया से, संक्रमण से या इन्फेक्शन फैलने से रक्षा करता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट की जो योनि है, योनि की दोनों साइड पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। योनि की दोनों साइड पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये क्या करती है? इस ग्रंथि से एक चिकना तरल पदार्थ स्त्रवित होता है, एक तरल पदार्थ स्त्रवित करने का कार्य करती है ये। और हमने नर में भी देखी थी एक ग्रंथि जिसका नाम था काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि देखी थी? काउपर ग्रंथि। और काउपर ग्रंथि में हमने देखा था कि यह भी एक क्षारीय पदार्थ स्त्रवित करती है। सीमेन का कितना प्रतिशत बनाती थी ये? 5 से 10% बनाती है। साथ में इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था काउपर ग्रंथि का कि ये मूत्र मार्ग में संक्रमण से रक्षा करती थी। और एक और था कि सेक्स की प्रक्रिया, मैथुन की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। कौन? काउपर ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है। तो सेम वैसा ही कार्य कौन करती है? बार्थोलिन ग्रंथि करती है। इससे भी एक पदार्थ स्त्रवित होता है, चिकना पदार्थ, क्षारीय पदार्थ स्त्रवित होता है। और वो भी क्या करता है? मूत्र मार्ग की रक्षा करता है, साथ में मैथुन की क्रिया को भी संपन्न करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के जो बार्थोलिन ग्रंथि है वो पुरुषों की किस ग्रंथि के समान है? तो आपको याद रखना है कि महिलाओं की बार्थोलिन ग्रंथि पुरुषों की काउपर ग्रंथि के समान है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के कार्य समान है, दोनों मूत्र मार्ग की रक्षा करते हैं और साथ में मैथुन की क्रिया को सरल बनाते हैं। नेक्स्ट, मादा में योनि के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है हाइमन झिल्ली, जिसको यौवन झिल्ली भी कह देते हैं। यौवन झिल्ली। तो महिलाओं में योनि के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम क्या है? हाइमन झिल्ली।
जिसका नाम क्या है, यौवन झिल्ली है। लेकिन अपने समाज में एक भ्रांति प्रचलित है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हाइमन झिल्ली है उसके फटने की या टूटने की वजह बहुत सी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई महिलाएं हैं साइकिल चलाती हो, खेल कूद में या फिर ज़्यादा भागदौड़ करने की वजह से, आदि की वजह से ये हाइमन झिल्ली फट जाती है। तो नेक्स्ट है, ये था महिलाओं के जनन अंग। महिलाओं में मादा जनन तंत्र हमने पढ़ा। नेक्स्ट आपको एक और पॉइंट याद रखना है जो है प्लेसेंटा, जिससे भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते आए हैं। प्लेसेंटा जिसको हिंदी में बोला जाता है अपरा, और अपने बोलचाल की भाषा में इसको नाल कहते हैं या फिर गर्भनाल कहते हैं। तो क्या होती है प्लेसेंटा, देखिए कि जब भ्रूण गर्भाशय में आता है तो गर्भाशय की 3 परत हमने देखी थी, कौन कौन से, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम हमने देखी थी। जो सबसे अंदर वाली परत है कौन सी, एंडोमेट्रियम, उस परत से ही किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है, अपरा या नाल का निर्माण होता है। तो ये क्या करती है प्लेसेंटा, इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भ्रूण है, भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, आहार प्रदान करती है उसको। साथ में इसका कार्य है कि भ्रूण का उत्सर्जी पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको भी ये बाहर निकालने का कार्य करती है। और साथ में एक और कार्य आपको याद रखना है, O2 और CO2, यानी कि श्वसन की क्रिया में सांस अंदर लेना और बाहर निकालना, उस प्रक्रिया में भी प्लेसेंटा सहायक होती है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मादा जनन तंत्र के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।